नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू किया है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा यह छठा वीडियो होगा। छठे वीडियो में आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज है, यह सभी प्रकार की जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी PCS का एग्जाम हो गया, अदर भी आपका स्टेट PCS, SSC, UPSI, लेखपाल, इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें GS का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए यह जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका मेन कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का जो है कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका मेन कारण था भारी उद्योगों का अभाव, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। भारत में भारी उद्योगों के अभाव के कारण ही जो है उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में जो किया गया था, इसके अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे किसानों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों और अनेक जो है किसानों को यहाँ पे पट्टा जारी नहीं किया गया जमींदारों के द्वारा। तो आपको बताना था कि इसका कारण क्या है, किस कारण की वजह से जो जमींदार है उन्होंने किसानों को पट्टा जारी नहीं किया। तो आपको पता होगा जो जमींदार थे उनके ऊपर जो है सरकारी नियंत्रण नहीं था, यानी कि जो जमींदार थे वे अपनी मनमानी करते थे। इसी कारण से जो जमींदार थे उन्होंने किसानों को पट्टा जारी नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण जो जमींदार थे उन्होंने किसानों को पट्टा जारी नहीं किया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपका अस्थायी बंदोबस्त था इसके बारे में हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेल सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? अस्थायी बंदोबस्त है, बिल्कुल सही आपका पहला दिया गया है। और कैप्टन रीड का संबंध किससे है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। कैप्टन आपका जो रीड था इसका संबंध आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था। इसके बाद कार्ल मार्क्स का संबंध यहाँ पे दिया गया निकास के सिद्धांत से, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ड्रेन थ्योरी की बात हो रही है। जो निकास का सिद्धांत वह दिया गया था आपका दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह गलत दिया गया है। इसके बाद दादाभाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी के माध्यम से जो दादाभाई नौरोजी थे इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से भारत का जो धन है वह ब्रिटिश साम्राज्य में, मतलब ब्रिटिशों के द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है। इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जो है ड्रेन थ्योरी को भी दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, कार्ल मार्क्स की जगह आपका होना चाहिए था दादाभाई नौरोजी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपके जो दादाभाई नौरोजी थे इन्होंने जो है 3 बार कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। आपको उन तीनों इंपॉर्टेंट सेशनों का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, जिन इंपॉर्टेंट सेशनों की अध्यक्षता जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 2 और इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनकी, एक तो हो गई आपकी रफ्त गुफ्तार, आप याद देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी रफ्त गुफ्तार, और एक और इंपॉर्टेंट जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये 2 अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई थी किसके द्वारा? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्थायी बंदोबस्त की जो आपकी शुरुआत की गई थी 1793 ईस्वी में, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा ही जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1793 ईस्वी में। यह आपका जो अस्थायी बंदोबस्त था किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ब्रिटिशों ने जो है जमींदारों के साथ जो है अस्थायी बंदोबस्त किया था। तथा अस्थायी बंदोबस्त के 2 अन्य नाम भी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की जगह दे देगा उसका दूसरा नाम भी। तो इसको हम इस्तमरारी, आप याद रखिएगा, इसको हम इस्तमरारी के नाम से भी जानते हैं।
इस्तेमारी बंदोबस्त, इसका एक अन्य नाम और है जिसको हम कहते हैं जमींदारी बंदोबस्त। तो इसके 3 नाम है, अस्थाई बंदोबस्त कह लीजिए या इस्तेमारी बंदोबस्त कह लीजिए या इसको जमींदारी बंदोबस्त कह लीजिए, तीनों एक ही हैं तथा यह कॉर्नवालिस के तरह शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? यह प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो 1793 इसका राइट आंसर था। यह प्रश्न आपका रिपीट हो गया, इसको काट दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसे सनसेट लॉ के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सनसेट लॉ के रूप में हम किसे जानते हैं? तो सनसेट लॉ के रूप में जाना जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका जमींदारी बंदोबस्त है यानी कि जो आपका अस्थाई बंदोबस्त था, इसको हम सनसेट लॉ के रूप में जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। सनसेट लॉ के रूप में हम जानते हैं जमींदारी बंदोबस्त को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह क्या है, तो प्रश्न आपका है सनसेट लॉ किसे कहते हैं हम? तो जमींदारी बंदोबस्त को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त निम्नलिखित में से कहां पर लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया था। 19% जो ब्रिटिश भारत का भूभाग था, टोटल इस भूभाग पर जो है आपका जमींदारी बंदोबस्त यानी कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इनमें से आपका बंगाल था एरिया, बिहार था, बनारस था, इसके अलावा मद्रास का जो उत्तरी जिला था, मद्रास का उत्तरी जिला, आप नोट डाउन करते चलिएगा, मद्रास का उत्तरी जिला, और इसके बाद एक और एरिया था आपका इंपॉर्टेंट जिसका नाम था उड़ीसा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एरिया से आपके हो गए, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास का उत्तरी जिला हो गया तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं जितनी भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते चलता हूं उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो प्रश्न से जुड़ जिसको हम यहाँ पे सम्मिलित नहीं करते हैं प्रश्न के माध्यम से, उसकी जो डिटेल है हम जो बताते चलते हैं आपको, वो डिटेल आप नोट डाउन करते चलिए, ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि उन डिटेल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के कुल कितने भूभाग पर लागू किया गया था? यह प्रश्न तो श्योर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था जो आपका अस्थाई बंदोबस्त था यह ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग पर लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। टोटल 19% भूभाग पर जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कहां कहां पर लागू किया गया था मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के टोटल 19% भूभाग पर जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो अस्थाई बंदोबस्त आपका किया गया था जमींदारों के साथ, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जमींदारों के साथ जो है अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। इसके माध्यम से जो है जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाता था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व यानी कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? यानी कि जो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ ब्रिटिशों ने किया था, उन जमींदारों को जो भू राजस्व, वो जो जमींदार थे आपके जो भू राजस्व वसूलते थे किसानों से, तो आपको बताना है कि उन वसूले गए भू राजस्व में से कितना प्रतिशत जो जमींदार थे वो ब्रिटिश राज्य को देते थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो जमींदार थे, जमींदारों को कुल वसूले गए लगान का 10/11 हिस्सा, यानी कि 11 में से 10 जो हिस्सा था लगभग वह देना पड़ता था ब्रिटिश राज्य को, तथा उसमें से एक हिस्सा स्वयं जमींदार अपने पास रखता था। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89%, यानी कि आपका 89% जो हिस्सा था वह राज्य को देना पड़ता था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा बाकी का जो हिस्सा था वह कौन रखता था? जमींदार अपने पास रखता था। यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जितना भी आपका राजस्व वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा, उस राजस्व का 10 सही
10/11 हिस्सा जो था आपका वह किसको देना पड़ता था, तो वह देना पड़ता था राज्य को, तथा बाकी का जो आपका 1/11 हिस्सा था वह खुद कौन रखता था, तो जमींदार अपने पास रखता था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का जो प्रवर्तक है यह माना जाता है आपका मार्टिन बर्ड को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मार्टिन बर्ड को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थायी बंदोबस्त को कितने सालों के लिए लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्थायी बंदोबस्त को जो है कितने सालों के लिए लागू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त को आपको जो है टोटल 10 सालों के लिए लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल से, टोटल 10 वर्ष के लिए जो है आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब हमने पिछला जो क्वेश्चन था हमने अस्थायी बंदोबस्त से डिस्कस किया था, अब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सर्वप्रथम लागू किया गया था आपका तमिलनाडु के 12 महल में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु का एक एरिया था जिसका नाम, सॉरी यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, तो हाँ सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तमिलनाडु का एक 12 महल वाला एरिया था, तमिलनाडु के 12 महल में 1792 ईस्वी में जो है पहली बार रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के 12 महल में 1792 में पहली बार जो है प्रायोगिक तौर पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था। तो ये प्रतिशत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका अस्थायी बंदोबस्त था वह कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था, जो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वह कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था। तो ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, दिमाग में बैठाते चलिएगा। तो मैंने आपको बताया था जो अस्थायी बंदोबस्त था वह पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया था, लेकिन आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था यह पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू किया गया था। तो 51% जो आपका भूभाग था ब्रिटिश भारत का, उस पर जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, कौन कौन से एरिया थे उसको हम आगे के प्रश्न में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में कहां कहां पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो टोटल 51% ब्रिटिश भारत के भूभाग पर लागू किया गया था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन एरिया कौन कौन से थे, तो एरिया आपके थे कौन कौन से, आप ध्यान से याद करिएगा। तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी कि आपका तमिलनाडु हो गया, बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया, असम हो गया, इसके अलावा आपका हो गया मद्रास हो गया। मद्रास में भी जो है आपका लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके अलावा बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ ही भाग थे, आप याद देखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसके अलावा मद्रास के अलावा जो है कुर्ग का कुछ हिस्सा जो था, कुर्ग का जो कुछ हिस्सा था वहां पर भी जो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, यानी कि तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आपका हो गया मद्रास हो गया, असम हो गया, इसके अलावा कुर्ग के कुछ हिस्सों के अलावा आपका बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भाग पर जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों को बंदोबस्त दिया गया था। तो सामूहिक रूप से गांव का भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों को जो है किस व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो इसमें जो है आपका हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है जो हक था वो भूमि का किसको दिया गया था, उनको जो गांव के मतलब सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का जो दावा करते थे जमींदार, उन्हीं को जो है रैयतवाड़ी के अंतर्गत जो है उन्हीं से बंदोबस्त किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था इसके अंतर्गत किसानों को जो है भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था यह कितने वर्षों के लिए किया गया था, तो लगभग 20 से लेके 30 वर्षों के लिए, कितने, तो 20 से लेके 30 वर्षों के लिए जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा इन 20 से 30 वर्षों के बाद जो है लगान का पुनः निर्धारण किया जाना तय किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉरी, यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हो गया है मुझसे, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होना चाहिए था महालवाड़ी बंदोबस्त। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, गलती के लिए सॉरी। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो आपका महालवाड़ी बंदोबस्त था, इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों से बंदोबस्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका था महालवाड़ी। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे मैं। तो यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था राइट आंसर आपको होना चाहिए था। इसमें क्या किया गया था, आपका जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह किया गया था कि सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का जो दावा करने वाले आपके जमींदार थे, उन्हीं से बंदोबस्त किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए था महालवाड़ी बंदोबस्त। तथा आपका जो महालवाड़ी बंदोबस्त था, यह जो है पूरे ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वही जो मैंने आपको रैयतवाड़ी के बारे में बताया था, आपका जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यह इसके अंतर्गत किसानों को भूस्वामी मानकर मतलब उन्हीं के साथ बंदोबस्त किया गया था। यानी कि किसानों के साथ जो है रैयतवाड़ी में बंदोबस्त किया गया था किसानों के साथ। तथा आपका जो महालवाड़ी बंदोबस्त था, इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों से बंदोबस्त किया गया था। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने लेवल पे, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, किसके साथ किया गया था, किसानों के साथ किया गया था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो टोटल आपका 20 से 30 वर्षों के लिए आपका किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था किस हिस्से पे। तो आपका जो महालवाड़ी बंदोबस्त है, पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पर लागू किया गया था। ये भूभाग कौन कौन से थे, आगरा आपका हो गया, अवध हो गया, पंजाब के कुछ भाग हो गए। पंजाब के कुछ हिस्सों के अलावा आपका जो मध्य प्रांत था, आपका जो मध्य प्रांत था, वहाँ पर जो है आपका महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्से में जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आपका क्या था, इसके अंतर्गत जो है सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जो जमींदार थे, उन्हीं के साथ बंदोबस्त किया गया था इस महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तथा पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पर यह व्यवस्था आपकी लागू थी। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न आज का था। यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियों से जुड़े प्रश्न बन सकते तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।